अरे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, देखो हम कह रहे थे एक प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन है, उसमें इक्विलिब्रियम कैसे आता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जब आगे जाने वाला और पीछे जाने वाला प्रोसेस सेम स्पीड पे होने लगे उसे इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ऐसे केमिकल रिएक्शन में भी हो सकता है, हाँ या ना? ठीक है। अब अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं, केमिकल इक्विलिब्रियम की, तो इस केस में द थिंग इज, अच्छा मेरी एक बात सुनो, एक फैक्ट्री है सपोज, ठीक है, एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में रॉ मटेरियल आते हैं, क्या आते हैं? रॉ मटेरियल आते हैं, और रॉ मटेरियल से ये फिनिश प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, बनाती हैं फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है। अब रॉ मटेरियल अगर मैं बोलूं कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितनी स्पीड है इस फैक्ट्री की, गिवन कि लेबरों की कोई कमी नहीं, क्योंकि बच्चों ने केमिस्ट्री पढ़ी नहीं, फिजिक्स पढ़ी नहीं, साइंस ले ली थी, तो वो बेचारे फैक्ट्री में ही लगे। तो पॉइंट इज दिस कि लेबर की कोई कमी नहीं है फैक्ट्री में, और अब यहाँ पे रॉ मटेरियल आता है, फिनिश प्रोडक्ट बनता है। तो अब मुझे बताओ इसका रेट ऑफ प्रोडक्शन या रेट ऑफ इस दिस प्रोसेस विल डिपेंड अपॉन व्हाट, गिवन की गोडाउन की भी कोई कमी नहीं है, जगह रखने की बहुत है, तो किस पे डिपेंड करेगा? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, समझ गए हो? तो ये किस पे डिपेंड करेगा? रॉ मटेरियल कितना आता है, जितना रॉ मटेरियल आएगा, है ना, लेबर की कमी है नहीं, रॉ मटेरियल जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी प्रोडक्ट बनेगा, हाँ या ना? तो अगर मैं बोलूं ये एक फैक्ट्री की तरह ये रिएक्शन, और मैं बोलूं इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन सी और डी बनाने के लिए, सी और डी फिनिश प्रोडक्ट है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन व्हाट, उसके रॉ मटेरियल क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन और ए और बी पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन में ए और बी मिलेगा उतनी जल्दी रिएक्शन सी और डी बनाएगा, हाँ या ना? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी दिस। तो सपोज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, मैं इक्वल करना चाहता हूं तो इसको कांस्टेंट बना देता हूं के, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल हो जाएगा, हाँ या ना शुभम? ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? अच्छा अब मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को तुम खुद बोल सकते हो, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल बी सी और डी की कंसेंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उसकी जगह कांस्टेंट लग जाएगा। सपोज दिस इज k1, सपोज दिस इज k2, एक कांस्टेंट k1 है, एक k2 है। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, Yes, इसे बोलते sir. हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, इसे क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन माने जितना मास आएगा उतना एक्शन होगा, जितना रॉ मटेरियल आएगा उतना रेट होगा। हाँ बोलो, कोई डाउट है? सर एक बार दोबारा समझा दो। मैं कह रहा हूँ अगर सपोज एक फैक्ट्री में हमें देखना है कि कितना जल्दी प्रोडक्ट बनता है, कितनी जल्दी फिनिश प्रोडक्ट बनता है, गिवन की फैक्ट्री में लेबर की कोई कमी नहीं है, प्रोडक्ट रखने की कोई कमी नहीं है, प्रोडक्ट को जितना मर्जी रख सकते हैं हम, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन ओनली द रेट ऑफ कि कितनी स्पीड में रिएक्टेंट्स आ रहे हैं, यानी कि रॉ मटेरियल आ रहा है। यस और नो प्रीतिका? यस सर। उसी तरीके से हम अगर बात करें इस रिएक्शन के अंदर, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट उतना ज्यादा होगा जितना ए और बी मिलेगा, क्योंकि ए और बी उसके रॉ मटेरियल है, हाँ या ना? यस सर। और अगर मुझे, तो इसको मैं इक्वल करना चाह रहा हूँ तो एक कांस्टेंट k1 बना दिया, ए और बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर रिएक्शन पीछे जा रही है तो उसके लिए रॉ मटेरियल सी और डी हो गए, तो सी और डी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसके लिए मैंने एक कांस्टेंट बना दिया। तो दिस इज रेट ऑफ फॉरवर्ड, दिस इज रेट ऑफ बैकवर्ड। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? मतलब सर जितना ज्यादा रॉ प्रोडक्ट्स मतलब वो होंगे उतना ज्यादा रिएक्शन होगा। हाँ, एट इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, डिफाइन जब कर रहे हैं तो रेट ऑफ इज फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ, बैकवर्ड रिएक्शन। Backward reaction. रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। यस और नो एवरीवन? इसको इसको इक्वल कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं? तो मैं फॉरवर्ड रिएक्शन का होगा k1 a b इज इक्वल टू k2 c और d। तो अगर मैं कांस्टेंट को एक साइड कर दूं, k1 k2, अच्छा एक चीज और होती है क्या, तो ये उनके रिएक्टेंट से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते ही हैं, पर ये स्टोइचियोमेट्री पे भी डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं?
स्टोइशियोमेट्री पे। जो जितना ज्यादा चाहिए उतना ज्यादा उस पर डिपेंड करता है। ये पॉइंट तुम्हें अभी समझना पड़ेगा, ये 12th में हम काइनेटिक्स में डिटेल में करेंगे। पॉइंट इज दिस, ये एनसीईआरटी ने दे भी नहीं रखा पहली बार। मैं बोल रहा हूँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ए और बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होती है, पर वो उस पर भी डिपेंड करती है कि कितने मोल्स वो चाहिए थे। जैसे ए कितने मोल्स चाहिए था स्मॉल ए, और बी कितने मोल्स चाहिए था स्मॉल बी, तो वो उनकी पावर बन जाती है। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा स्मॉल ए स्मॉल बी, यहाँ पे स्मॉल सी स्मॉल डी। तो ये क्या है इनके मोल्स। ठीक है, तो मैं अगर कांस्टेंट को एक साइड कर दूं तो ये हो जाएगा K1 K2 इज इक्वल टू A टू द पावर A B टू द पावर B। तो ये पूरा एक कांस्टेंट है। गौरव कहाँ पे थे? तो इक्विलिब्रियम छोड़ दें। तो यहाँ पे K1 और K2 को एक नया कांस्टेंट बना दिया, जिसे मैं बोलता हूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलता हूँ? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ, इट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू देयर स्टोइशियोमेट्री डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू देयर स्टोइशियोमेट्री। सी की स्टोइशियोमेट्री सी, डी की डी, ऐसे हम उनकी पावर्स को क्या कर रहे हैं, उनकी कंसंट्रेशन को, उनके मोल्स को उनकी पावर बना रहे हैं। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम होगा तभी ये कांस्टेंट आएगा, हाँ या ना? और हर एक इक्विलिब्रियम के लिए कांस्टेंट बराबर रहता है, तो ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है। व्हाट इज लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम? लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन नीचे लिख रहा हूं। ठीक है, इन एन इक्विलिब्रियम, इन एन इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट ऑफ एक बार लिख ले पहले, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, oh sorry, product of concentration of products raised to their stoichiometry raised to their stoichiometric coefficient divided by product of concentration of reactant raised to their stoichiometry stoichiometric coefficient raised to their stoichiometric coefficient is a constant value. अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि हमने ये देखा है जब भी इक्विलिब्रियम आता है केमिकल प्रोसेस में, तो इक्विलिब्रियम के वक्त कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ले लें। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट मींस मोलारिटी। क्या मतलब होता है इसका? ठीक है, अगर सपोज इसके अंदर मैं रख दूं, क्या रख दूं, गौरव रख दूं, तो तुम बोलोगे दिस इज दी मोलारिटी ऑफ गौरव। क्या है? मोलारिटी ऑफ गौरव। ठीक है, तो यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ गौरव, कुछ भी रख दूं मैं इसके अंदर। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब केमिस्ट्री में है कंसंट्रेशन। ठीक है, अच्छा हम कह रहे हैं ये इसको क्या पढ़ोगे? मोलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट। मोलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। रिएक्टेंट का सपोज स्टोइशियोमेट्रिक मोल्स है R और प्रोडक्ट का है P, तो जब हम प्रोडक्ट की पावर रखते हैं उसका मोल्स, सुन लो शुभम फिर दोबारा बोलोगे, प्रोडक्ट की पावर रखते हैं उसके मोल्स, प्रोडक्ट के मोल्स, और रिएक्टेंट की पावर रखते हैं रिएक्टेंट के मोल्स, तो इक्विलिब्रियम में हमेशा ही कांस्टेंट वैल्यू आती है। हमेशा इक्विलिब्रियम में क्या आती है? कांस्टेंट वैल्यू। ये है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कि केमिकल इक्विलिब्रियम में हमेशा ये चीज कांस्टेंट रहती है। ये वाली बात समझ आई? हाँ बोलो। इनको एक मिला के एक कांस्टेंट ले लिया किसी,
ठीक है, और ये चीज एनसीईआरटी में नहीं है, ये और ये सब नहीं है, ठीक है। ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए किया कि ये आया कहाँ से। डायरेक्ट एनसीईआरटी में और तुम्हारे कोर्स में ये है कि इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू देयर पावर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। सर ये क्या बताता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ नहीं बताता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक वैल्यू है जो हर एक इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट रहती है, तो उससे हम बहुत चीजें पता कर पाएंगे, उस पे ही पूरा चैप्टर बेस्ड है, अभी हम देखेंगे, ठीक है। ओके सर। मतलब हमने ये देखा है कि इक्विलिब्रियम आता है तो ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, जब भी इक्विलिब्रियम होता है तो ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, ठीक है। सर हर रिएक्शन के लिए सेम हर वैल्यू? इक्विलिब्रियम वाले में आने वाली रिएक्शन के लिए सेम वैल्यू? सेम नहीं होती, सबका कांस्टेंट अलग अलग होगा, ठीक है। ओके सर। यही कह रहा है अभी तो, अब अभी मैं समझाता हूँ, तो बस ये समझ ले यहाँ से, ठीक है। यही है एनसीईआरटी में कि अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम में आती है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड होता है गौरव, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज टू देयर मोल्स, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू देयर मोल्स एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, जिसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसको एक काम करता हूँ, एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। जैसे सपोज ये एक रिएक्शन है, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, एक रिएक्शन है, ठीक है। इस रिएक्शन में अगर मैं बोलूं ये एक इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ, तो तुम बोलोगे कंसंट्रेशन ऑफ NH3 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2 रेज टू पावर 1 कंसंट्रेशन ऑफ H2 रेज टू पावर 3। ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इस इक्वेशन, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट? अच्छा, कोई भी रिएक्शन दो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो बना ही लेंगे, ये तो इजी सी चीज है। जैसे Yes, sir. सपोज मैं दे दूं H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, जल्दी से इसका बना दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सर बन गया। बन गया? यस सर। तो क्या बना, KC सर HI का Power रेज़ टू द two, पावर 2 अपॉन में H2 H2 into I2। कंसंट्रेशन एंड I2। ठीक है। तो सपोज क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है इस चैप्टर से वो यही है। और पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाता। जैसे सपोज पहला न्यूमेरिकल ये आ जाए कि इफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 I2 and HI are 1 2 3 मोल पर लीटर, कैलकुलेट केसी। कुछ करना है इसमें? नहीं। सर 9/2। तो केसी विल कम आउट टू बी, हाँ, तो तुम बोलो 3 का होल स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन है ना नीचे 1 सर 2 1 into 2। 1 into 2, अच्छा सॉरी 1 into 2, तो कितना आया 9/4.5, 9/2. 4.5 किलो जूल। तो मतलब कभी कोई रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में आती है तो उसके लिए ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, याद रखेंगे। सर ठीक है, इसकी कोई यूनिट, अच्छा कांस्टेंट है तो कोई यूनिट तो नहीं होगी ना? नहीं इसकी कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। ऋषभ क्लियर है? सर हाँ बोलो। सर वो एक बार दोबारा बताना कि कांस्टेंट किस चीज के लिए होती है? किसी रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होती है? जो भी इक्विलिब्रियम में आती है रिएक्शन, जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं उनका एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, हम्म. तो वो हमेशा एक रिएक्शन का पर्टिकुलर फिक्स रहता है। रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा फिक्स रहता है, जो N2 का NH3 का होगा वो एक ही है, इस रिएक्शन का भी एक ही है। ये मैंने रैंडम लिया था, इसका एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। क्लियर है? ओके सर. तो अभी समझोगे धीरे धीरे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे ही चैप्टर है, उस पे ही बात करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, अच्छा मॉड्यूल खोल ले, मॉड्यूल में करें।
एक बार रीड करते जाओ, अभी तक जो जो पढ़ा है देखो मॉड्यूल में क्या कहाँ तक आ गए हैं। अच्छा, ये तो सारा फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ तक हम आ गए। तो यहाँ पे रिएक्शन बनानी होगी तुम्हें, बना लेना इसको। ए प्लस you will say Kc is equal to C to the power C, D to the power D, A to the power A and B to the power B। ठीक है, याद आ रहा है तुम्हें? इक्विलिब्रियम कब आता है? जब कंसेंट्रेशन क्या हो जाती हैं? कांस्टेंट, है ना। अब कंसेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है तो कंसेंट्रेशन रखने से इस वैल्यू में कांस्टेंट ही आएगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल समझो। देखो एक और चीज, एग्जाम्पल तो हमने बनाए अभी H2 और I2 वाले, ठीक है, वो यहाँ पे बना लेना। उसके अलावा अगर सपोज एक रिएक्शन है, वही ले लेते हैं, ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस डी डी। तो इस केस में जो के सी था इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी है। अगर इस रिएक्शन को उल्टा लिख दूं मैं, सी सी प्लस डी डी गिव्स गिव्स ए प्लस बी बी, क्या होगा? हाँ, जो नया इक्विलिब्रियम होगा, कांस्टेंट होगा, वो ओरिजिनल का रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन गया और रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन गया। ठीक है। दूसरी चीज, अगर सपोज मैं इसको n से मल्टीप्लाई कर दूं या 2 टाइम्स कर दूं, सपोज या n से मल्टीप्लाई कर दूं, n टाइम्स सी सी प्लस n टाइम्स डी डी गिव्स मी n टाइम्स ऑफ ए प्लस n टाइम्स ऑफ बी बी। अब क्या होगा? सर एन कॉमन ले सकते हैं? n कॉमन लेंगे तो वो क्या n बन टाइम्स हो जाएगा। n टाइम्स नहीं होगा, पावर बन जाएगा, क्योंकि ये स्टोइशियोमेट्री है ना सारी। स्टोइशियोमेट्री के आगे तुमने नंबर बढ़ाया जो, वो उसकी पावर बनेगा, माइनस n क्यूब। अच्छा, मैंने रेसिप्रोकल लिखा होगा, माइनस n आएगा इसमें। पर अगर मैं सपोज ये रिएक्शन को 2 टाइम्स कर दूं, 3 टाइम्स कर दूं, जितनी बार मल्टीप्लाई कर दूं, तो सपोज इस रिएक्शन को मैं n टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं 2 या 3 से, तो वो पूरी क्या बन जाएगी? उसकी पावर बन जाएगी। ठीक है, ये वाली बात सबके दिमाग में क्लियर है? सर एक बार खोल के दिखाना कि मतलब कैसे होगा एन टाइम्स। क्योंकि देखो, अगर के सी था सी टू द पावर सी, डी टू द पावर डी, ए टू द पावर ए और बी टू द पावर बी, और सपोज मैंने इस सबको रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 2c 2d 2a 2b आ जाएगा। तो जब मैं पावर में से कॉमन ले लूंगा तो वो के सी की पावर 2 हो जाएगा। पावर पहले कॉमन लिए उसके बाद फिर उसकी पावर 2 कर दी। हाँ, ठीक है सर। ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस तो मैं करा चुका, ये तुम खुद करोगे ट्राई। अभी जल्दी से एक काम करो, ये वाला कर लो, एग्जाम प्रॉब्लम 7.2 करो, खुद करो। हाँ, पूरी रिएक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सबसे एन 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 मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्वेश्चन करना है ये वाला प्रॉब्लम 7.2, छोटा सा है, जल्दी से करेंगे। अगर एट इक्विलिब्रियम
N2 is 3 into 10 to the power minus 3. O2 is 4.2 into 10 raised to the power minus 3. And सर हो गया। NO is 2.8 into 10 raised to the power minus 3. Calculate Kc. तो Kc पहले तुम बोलोगे तो क्या बनेगा? NO की कंसेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ N2 एंड कंसेंट्रेशन ऑफ O2. तो 2.8 into 10 raised to the power minus 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 into 10 raised to the minus 3 into 4.2 into 10 raised to the power minus. कर लेंगे इसको सॉल्व, ठीक है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन होमवर्क रहेगा तुम्हारा। वैसे ये जो इसमें एफ लिखा हुआ है ना, ये सारी ये है रिवर्सिबल इक्वेशन का साइन। सर ऊपर भी एक सिंगल एरो ही बना था, उसमें भी डबल हाफ एरो। हाँ हाफ एरो होगा इसमें दोनों साइड। सर एक बार इसका आंसर कंफर्म कर दो क्या है। आंसर तो देखो मल्टीप्लाई करके आएगा, अब इतने इसमें टाइम नहीं वेस्ट करते, तुम देख लो। 0.6 सा कुछ आ रहा मेरा तो। कितना आया बताओ? 0.6 सर 0.62। यस सर यही है मेरा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। अच्छा देखो, अगर सारी चीजें गैस स्टेट हो या सारी चीजें लिक्विड स्टेट हो तो वो इक्विलिब्रियम होमोजेनियस कहलाएगा। मैं इसको नोट, तुम उसी में नोट कर लो। N2 गैस, H2 गैस एंड H3 गैस, सारे क्या गैस है शुभम? तो ये इक्विलिब्रियम आएगा इनके बीच में। साइन जरूर लगाना है ये ना, नोट्स में लगे नहीं। सारे क्वेश्चन में इनफैक्ट इक्विलिब्रियम में यहाँ पे डबल एरो है। सारे गैस है, होमोजेनियस। एक्वस लिक्विड, एक्वस एक्वस, ये सारे क्या है? एक्वस लिक्विड स्टेट्स ही हैं, तो ये क्या हुई? होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, जब सारे सेम स्टेट में हो तो होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। अगर कोई सॉलिड लिक्विड आ जाए तो वो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? हेटेरोजेनियस। यस, तो अब हम बात कर रहे हैं गैस सिस्टम की। किसकी बात कर रहे हैं? गैस सिस्टम। मानो कि ये ही रिएक्शन ले ली, ये तुम बनाओगे साथ साथ मॉड्यूल में, छोटा छोटा बनाना जैसे तुम्हें दिखाई दे रहा है। N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। ये काम करो, रुक जाओ, इसको ये ले लो, AA गैस प्लस BB गैस gives CC गैस प्लस DD गैस। करो, CC गैस प्लस DD गैस, ठीक है ना?
अच्छा, इसका केसी बनाते हैं, तो केसी इसका क्या होगा, सी टू द पावर सी डी टू द पावर डी, ठीक है। इनका कंसंट्रेशन मेजर करना आसान होता है गैस का या मुश्किल? मोलारिटी कैसे निकालोगे गैस की? नहीं निकलेगी ना आसानी से। तो हम क्या चाहेंगे, अब हम एक काम करते हैं, इसको केपी निकाल, इसका हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेशर से निकालते हैं। दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, बट वो प्रेशर से निकाला जाता है क्योंकि गैसेस के लिए प्रेशर ज्यादा इजी होता है टू मेजर। तो दिस विल बी प्रेशर ऑफ सी टू द पावर सी, ऐसे कर लेते हैं इसको, सब्सक्रिप्ट पी का सब्सक्रिप्ट सी, और देख लो ब्रैकेट चेंज हो गया, अब राउंड हो गए क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं है ना, प्रेशर है। पी प्रेशर ऑफ डी टू द पावर, यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे डी आएगा, डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ ए टू द पावर ए, प्रेशर ऑफ बी टू द पावर बी। गैसेस के लिए कंसंट्रेशन की बजाय प्रेशर मेजर करना आसान होता है, पर इक्विलिब्रियम पे हमें पता है कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो जाती है, प्रेशर भी कांस्टेंट हो जाती है, तो इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेशर से भी निकाल सकते हैं, इसको बोलते हैं केपी। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट सबको, यस और नो? Yes, sir. प्रेशर कैसे कांस्टेंट होता है? देखो अगर कोई चीज, ये देखो अगर कोई सिस्टम है N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस, ये कंटेनर में हो रही है ना, तो इस कंटेनर में एक होता है टोटल प्रेशर, एक क्या होता है टोटल प्रेशर, वो होता है पी टोटल, और बाकी जो ये टोटल प्रेशर होता है, इजंट इट इक्वल टू प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, पढ़ा था ना डाल्टन लॉ में कि अगर टोटल प्रेशर होता है तो इट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर्स ऑफ द गैसेस। तो प्रेशर्स को हम ज्यादा अच्छे से इजीली मेजर कर पाते हैं, या उसको गैसेस सिस्टम में ज्यादा लेना इजी रहता है, कन्वीनियंट रहता है, एज कंपेयर टू मैं बोलूं मोलैरिटी ऑफ N2 या मोलैरिटी ऑफ H2 गैस। सोल्यूशन की मोलैरिटी मेजर करना आसान होता है और गैसेस की, हाँ गैसेस की प्रेशर। ठीक है, क्लियर है प्रीतिका? बट सर ये इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट कैसे हो जाता है प्रेशर? कांस्टेंट ऐसे हो जाता है जैसे अगर तुम इसको इक्विलिब्रियम का ग्राफ बनाओ, देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूं प्रेशर ऑफ N2 कम होगा, प्रेशर ऑफ H2 कम होगा और NH3 का प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि NH3 धीरे धीरे बढ़ेगी, तो एक पॉइंट के बाद ये रिएक्ट करना छोड़ देंगे, तो जितना प्रेशर इसका हो चुका होगा, जितना उसका हो चुका होगा। जैसे कलर कांस्टेंट हो गया था सब्लिमेशन वाले केस में, ऐसे प्रेशर कांस्टेंट भी तो हो सकता है अगर तुम प्रेशर ले लो तो। ओके सर, मतलब कोई भी क्वांटिटी हो सकती है ऐसे कांस्टेंट? हाँ हो सकती है। ठीक है, तो केपी और केसी के बीच में हमें रिलेशन चाहिए, हमें क्या चाहिए, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। तो कैसे निकालेंगे इसके अंदर केपी और केसी का रिलेशन? के अंदर वो प्रेशर है ना, प्रेशर ऑफ सी। हाँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, यानी इंडिविजुअल प्रेशर, पार्शियल माने इंडिविजुअल प्रेशर। ठीक है, तो इसको निकालना शुरू करते हैं। तो केपी और केसी में रिलेशन चाहिए, तो कहना है से एक ही चीज हम यूज करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। किसका इस्तेमाल करते हैं? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, यस और नो? आइडियल गैस इक्वेशन। यस सर। तो P इज इक्वल टू N बाई वी आर टी। मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होती है? मोलैरिटी, है ना? मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होती है? मोलैरिटी। तो अगर मैं बोलूं प्रेशर ऑफ C विल बी इक्वल टू मोलैरिटी को मैं ऐसे लिखता हूं स्क्वायर ब्रैकेट में CRT, हाँ या ना? प्रेशर ऑफ D होगा तो इट विल बी कंसेंट्रेशन ऑफ D इंटू RT। समझ आ रही है बात? सर ने एक बार फिर से बताना ये पीसी और ये कैसे बनाया? नहीं, ये कंसेंट्रेशन हो गया ना। मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होती है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम मोलैरिटी होती है, और मोलैरिटी को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ या ना? तो प्रेशर ऑफ C इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ C RT। मतलब pressure सर of D will be- सी की मोलैरिटी रिप्रेजेंट कर रहा है और डी की मोलैरिटी। हाँ, मैं बोला स्क्वायर ब्रैकेट मोलैरिटी रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है सर, क्लियर। ठीक है, समझ आ रहा है? ऐसे हम सबका लिख सकते हैं। तो क्या मैं इसमें डाल दूं ये चीज? तो मैं डाल देता हूं, इट विल बिकम CRT रेज टू पावर C, हाँ या ना?
DRT raised to power D ART by A and BRT by B। हाँ है ना, समझ आ रहा है? इसमें से Yes, अगर sir. मैं, हाँ बोलो, C टू द पावर C अलग कर दूं, D टू द पावर D अलग कर दूं, A टू द पावर A अलग कर दूं और B टू द पावर B अलग कर दूं, तो यहाँ पे बचेगा RT। RT ऊपर प्रोडक्ट में C प्लस D और नीचे डिवाइड है A प्लस B से, यस और नो, है ना? C प्लस D ऐड होंगे और A और B सब्ट्रैक्ट होंगे, हाँ कि नहीं? क्योंकि बेसिस सेम है, Yes, sir. मल्टीप्लिकेशन से ऐड हो जाएगा, माइनस बेसिस सेम है तो A प्लस बी तो ऐड होंगे पर वो C और D से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसेस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है, इसे हमने पहले कहाँ देखा है? वेरी गुड जसलीन। तो Kp इज इक्वल टू इसी कहना होता है है भाई। Kc RT डेल्टा Ng, या था ना चेंज इन गैस मोल्स, ये वही तो है। Kp और Kc का रिलेशन क्या है? Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा Ng। सर पर हमने जो एंड में डेल्टा सी लिया जैसे प्रेशर कन्वर्ट करते तो वो भी तो कंसंट्रेशन ही आ गई ना गैस की। किसको? एक सेक करके, हाँ बोलो प्रतिका, पहले बोलो तुम। सर सेकंड स्टेप में ये जो हम लिख रहे हैं ब्रैकेट में सी और डी और ये भी तो कंसंट्रेशन ही हुई ना, मोलैरिटी हुई ना ये ना, ऊपर हाँ सेकंड स्टेप में। हाँ, ये मोलैरिटी इनटू आरटी, मोलैरिटी इनटू आरटी तो प्रेशर था ना, यस सर। तो पीसी को सब्स्टिट्यूट किया मैंने। हाँ वंशिका बोलो। हाँ दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है पर वो प्रेशर का अलग होगा और कंसंट्रेशन का अलग होगा, तो उन दोनों में रिलेशन क्या है वो ये, ठीक है। कांस्टेंट की वैल्यू के प्रेशर से लेंगे तो अलग आती है और कंसंट्रेशन से लेंगे तो अलग आती है, पर उन दोनों के बीच में एक रिलेशन है और वो रिलेशन हम यहाँ कर रहे हैं। क्लियर है ये बात सबको? अच्छा ठीक है, तो इसका एक काम करते हैं, इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं। प्रॉब्लम 7.4 देख लें, नहीं प्रॉब्लम 7.5 देख लेते हैं। कम ऑन, ये करो, ट्राई करो खुद। क्या कह रहा है? केसी कितना गिवन है? 3.75 इंटू 10 टू द पावर -6। बोल रहे केपी निकालो, तो हमें चाहिए क्या केपी निकालने के लिए? केपी इज टू केसी आरटी डेल्टा आर 8.314, नहीं प्रेशर है ना, प्रेशर के केस में हम लेंगे इसे 0.083, 0.083 लेना। क्योंकि प्रेशर जब 1 बार होता है तो उसके लिए आर होता है 0.083। यूजुअली जो बार से केपी निकाला जाता है तो आर की वैल्यू हम यूजुअली तो 8.3 होता है ना, 8.314 होता था ना जब थर्मोडायनेमिक्स यूज कर रहे थे, जूल्स में चाहिए होता था, रिवर पर वर्क जब डन इन प्रेशर की बात रिवर्सिबल। होती है तो 0.083 1 बार में इट इज 0.083, एटीएम और में इट इज एटीएम में था वो। 0.082, ठीक है। तो यस रखो, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या करेंगे? शुभम बताओ, ऋषभ बताओ, ये पी कितना आएगा? 3.75 इंटू 10 टू पावर -6। आर कितना है? 0.083। टेम्परेचर कितना है? 1069। और चेंज इन गैस मोल कितने हैं? NOCl gas gives reversibly gives 2NO gas plus Cl2 gas,
तुम गैसेस प्रोडक्ट कितने हैं 2 और 1 3 और इधर कितने हैं 2 3 - 2 इज 1 तो बस हमें इसको मल्टीप्लाई करके केपी निकाल देना समझ आया हाँ या ना किसी को रिपीट कराना तो बोलो रिपीट रिपीट सर चेंज इन जो गैस मोल्स क्या होते हैं देखो इधर देखोगे शुभम तभी तो समझ आएगा प्रोडक्ट के गैस मोल्स कितने हैं 2 मोल्स ये 1 मोल ये कितना 3 और रिएक्टेंट के कितने हैं 3 - 2 इज 1 तो चेंज इन गैस मोल्स कितने आए 3 - 2 दैट इज 1 तो हमने इसको डेल्टा एन जी ये आर हो गया ये टी हो गया पावर डेल्टा एन जी रख दी बस हाँ बोलो प्रीतिका सर ये जो कंसंट्रेशन हम पहले लेते हैं केसी के टाइम पे वो अलग होती है जो केपी पे हम गैसेस की वो ले रहे केपी तो हैं प्रेशर लेते हैं और केसी पे हम कंसंट्रेशन लेते हैं नहीं सर उसमें लेकिन हमने कंसंट्रेशन तो डाली थी ना आरटी से मल्टीप्लाई करते हुए हमने कंसंट्रेशन तो डाली थी ना उसकी पहले जब हमने हाँ सब ऊपर वो तो मैं रिलेशन ले रहा था ना ये पूरा केसी बन गया था ये सर रिलेशन के टाइम पे तो वो वैल्यूज अलग होती है किससे अलग होती है जो हम केसी पे निकालते हैं कंसंट्रेशन वही होती है तभी तो उसको केसी लिखा है ओके सर मतलब मैं समझा नहीं केपी और केसी के बीच में रिलेशन निकालना था ना तो कंसंट्रेशंस अलग होती हैं प्रेशर अलग होती हैं ये वैल्यूज अलग होती हैं ये वैल्यू अलग होती है इन दोनों में रिलेशन ये होता है ये हमने डिराइव ऐसे किया ठीक है सर ठीक है अच्छा तो ऐसे क्वेश्चन भी कर लेंगे अभी तक तो इक्विलिब्रियम कोई दिक्कत नहीं दे रहा बस करना क्या है एक के बनाना है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेड केपी और केसी में रिलेशन निकालना है डेल्टा एन जी कोई दिक्कत दिक्कत तो अभी शुरू होगी अच्छा तो हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम बताने की जरूरत तो नहीं है मुझे हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम वेयर कंसंट्रेशन ऑफ मतलब सॉरी स्टेट्स ऑफ substances are different for example CaCO3 solid comes in equilibrium with CaO solid plus CO2 gas अब खास बात ये इसका केसी बनाओ केसी बनाओ तो क्या आएगा So CO2 into CaO upon में CaCO3 ये आना चाहिए क्या आना चाहिए जो निकुंज कह रहा है CaCO3 सॉरी हाँ नहीं सर CaCO उल्टा 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 लिख दिया शायद CaO into CO2 डिवाइडेड बाय CaCO3 पर हाँ इसमें हम सॉलिड्स और लिक्विड्स को इग्नोर करते हैं क्या करते हैं Solid वाइल and टेकिंग liquids ये की शायद लिखवाना भूल गया हूं मैं कहीं सब बिल्कुल थर्मोडायनामिक्स की तरह इसमें सॉलिड और लिक्विड को इग्नोर करते हैं क्यों या इग्नोर नहीं किया तो सपोज ये हमने देखो मुझे एक बात बताओ ये है मेरा कैल्शियम क्लोराइड ये क्या है सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट है ये क्या है CaCO3 ये सॉलिड है ठीक है और ये बन रहा है CaO क्या बन रहा है CaO और गैस कौन सी निकल रही है CO2 ठीक है ये हो रहा है ना प्रोसेस में अच्छा अब मुझे एक बात बताओ जब ये CaCO3 CaO बनेगा तो थोड़ा CaCO गायब हो जाएगा ना ये थोड़ा गायब हो जाएगा और सपोज ये इधर बनेगा तो इधर से थोड़ा ये गायब हो जाएगा पर क्या इनकी कंसंट्रेशन चेंज होगी क्या गायब होने से सॉलिड या लिक्विड की कंसंट्रेशन क्या गायब होती है अच्छा देखो पानी लिया शिकंजी ली एक गिलास ठीक है शिकंजी को आधा कर दिया तो शिकंजी आधा मीठास हो गई क्या उसमें नहीं ना नो सर तो सॉलिड्स और लिक्विड की कंसंट्रेशन क्या चेंज होती है सॉलिड और लिक्विड खुद खत्म हो जाते हैं खुद ही खत्म हो जाते हैं पर उनकी कंसंट्रेशन खत्म नहीं हो कंसंट्रेशन बराबर रहती है पानी की कंसंट्रेशन 55.55 है मोल्स पर लीटर वो फिक्स है ठीक है ना तो पानी चाहे आधा ग्लास लो एक ग्लास लो एक चम्मच लो उसकी कंसंट्रेशन क्या है 55.55 इसी तरीके से CaCO3 की कंसंट्रेशन फिक्स है CaO की कंसंट्रेशन फिक्स है सॉलिड्स और लिक्विड की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती कंसंट्रेशन चेंज होती है सॉल्यूशंस की किसकी शिकंजी में चीनी डाल दो सल्यूट डाल दो तो कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी है ना जो चीजें एक्वस है जो घुली हुई हैं वो चेंज हो सकती है ठीक है और जो गैसेस हैं जो एस्केप कर जाती हैं उनकी कंसंट्रेशन चेंज हो सकती है समझ में आ रही है बात तो पॉइंट इज दिस कि ये सपोज एक कांस्टेंट था माना चलो पर इसमें ये भी एक कांस्टेंट है और ये भी एक कांस्टेंट है हाँ या ना क्योंकि CaCO3 की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है CaO की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो इसे अगर मैं कांस्टेंट की साइड ले जाऊं ताकि कांस्टेंट सारे एक ही साइड जाएं
तो ये हो जाएगा CaCO3 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ CaO, हाँ या ना, इट इज इक्वल टू CO2, है ना। इस पूरे को मैं कांस्टेंट बना लूं तो कोई दिक्कत नहीं, तो मैं इसे Kc बना लेता हूँ। तो Kc इस केस में क्या होगा, कंसेंट्रेशन ऑफ CO2। तो while writing the equilibrium constant only and only solids and liquids should be ignored, तो ये यहाँ पे लिख लो, while writing Kc, सर एक बार वापस समझाना। दोबारा समझाता हूँ, मतलब सर हमें solids, Ca और CaCO3 नहीं लिखेंगे। solids and liquid should be ignored because their concentration does not change। तो Kc इसका है, इस इक्वेशन का Kc क्या है, CO2, क्या है, सिर्फ CO2 की गलती। मैं दोबारा समझा रहा हूं, मैं कह रहा हूं जब CaCO3 CO बन रहा है तो क्या उसके अंदर से उसकी वॉल्यूम चेंज हो रही है, क्योंकि जितने मोल्स वॉल्यूम, एक पीस की तो वॉल्यूम वही रहेगी और उसका मास भी वही रहेगा, वो पीस ही गायब हो जाएगा ना, वो पार्ट गायब हो जाएगा, तो क्या उसकी कंसेंट्रेशन चेंज होगी, नहीं। CaO की कंसेंट्रेशन भी चेंज नहीं होगी, सॉलिड की कंसेंट्रेशन चेंज नहीं होती। एक कागज है, कागज की कुछ कंसेंट्रेशन है, कागज को फाड़ने से कागज की कंसेंट्रेशन चेंज हो जाती है, नहीं ना। नो सर। तो पॉइंट वही है, सॉलिड्स और लिक्विड्स की कंसेंट्रेशन चेंज नहीं होती, क्योंकि जितना वॉल्यूम जाती है उतना उनके मोल्स भी चले जाते हैं, जितनी उनकी वॉल्यूम गई उतना उनका मोल भी चले गए, तो कंसेंट्रेशन बराबर रहती है। समझ आ रही है बात। पर गैसेस और एक्वस स्टेट में ऐसा नहीं होता, कोई चीज घुली हुई है, कोई घुली हुई चीज बाहर आ जाए तो वो सोल्यूशन से बाहर आ गई, और वॉल्यूम तो पूरे सोल्यूशन के लिए जाती है और मोल्स सल्यूट के लिए जाते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन उतनी ही है। समझ में आ रही है बात। तो एक्वस को इग्नोर नहीं करना, गैसेस को इग्नोर नहीं करना, केसी लिखते वक्त सॉलिड और लिक्विड को इग्नोर करके सीधा केसी बनाते हो। केसी इसका क्या है, सिर्फ CO2। समझ आई बात, ये आई समझ, सबको समझ आई है, हाँ या ना। महक क्लियर, दिव्यांशी इग्नोर, वही तो पूछ रहा था, तो करिए यस। अच्छा, सॉलिड्स और लिक्विड की कंसेंट्रेशन चेंज नहीं होती, ठीक है। कागज की जो कंसेंट्रेशन है फाड़ने से क्या वो चेंज हो जाती है, तो इसी तरीके से सॉलिड्स और लिक्विड की कंसेंट्रेशन चेंज नहीं होती, ये याद रखना, ठीक है। क्लियर है सबको। अच्छा, Kp की बात करते हैं। इसका Kp क्या होगा, वाइल राइटिंग Kp इग्नोर सॉलिड लिक्विड एक्वस सब कुछ। वाइल राइटिंग Kp, जब तुम Kp लिख रहे हो, Kp में सिर्फ प्रेशर लेने हैं ना, तो हमें किस किस को इग्नोर करना है, सॉलिड को इग्नोर करना है, लिक्विड को इग्नोर करना है, एक्वस को भी इग्नोर करना है, ओनली गैसेस लेनी। तो इसका Kp भी क्या है, प्रेशर ऑफ CO2, है ना। समझ में आई बात, हाँ या ना। ये क्लियर है सबको, यस और नो। छवि, इज दिस क्लियर? याशिका, यस सर। सीरत, इज दिस क्लियर? युवराज, यस सर। वंश, यस सर। ठीक है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बहुत सारी चीजें हम जान चुके हैं, 2 मिनट देता हूं, उसको रिवाइज करते हैं, ठीक है। रिवाइज कर लो 5 मिनट, गो थ्रू कर लो, अपना दिमाग भी फ्रेश कर लो। ऊपर स्क्रॉल कर दो। क्या करो, स्क्रॉल करो, बस सर इग्नोरिंग वाला काम सिर्फ हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में करना है ना? हाँ हेट्रोजेनियस। सर होमोजीनियस हो तो कुछ भी इग्नोर नहीं करना? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब तुम्हें हमेशा करना है। होमोजेनियस अगर गैस हो तो सिर्फ गैस में तो सारी गैसेस लेनी है, ये कह रहा हूँ मैं। हेट्रोजेनियस में होमोजीनियस अगर सॉलिड हो तो? हाँ, तो उसे भी इग्नोर करोगे, सबको इग्नोर करोगे, उसके अंदर कांस्टेंट उसमें कुछ है ही नहीं। मतलब पॉइंट इज दिस कि ऐसा इक्विलिब्रियम आता ही नहीं है, सॉलिड सॉलिड बन रहा हो, और वो फिजिकल इक्विलिब्रियम कहलाएगा मेनली, ये केमिकल इक्विलिब्रियम चल रहा है। अगर सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है तो ये जो बातें लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है ये, ठीक है। रिवाइज कर लो या मैं रिवाइज कराऊं, बोलो। अभी तक हमने क्या जाना, देखो काउंट कर सकते हैं। पहला चीज हमने क्या जाना, इक्विलिब्रियम क्या होता है, पहली बात रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। ठीक है। दूसरी चीज हमने क्या जानी, इक्विलिब्रियम पे कंसेंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर क्या होते हैं, कांस्टेंट। हाँ,
कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर एटसेट्रा चीजें क्या हो जाती हैं? अगर ये कांस्टेंट हो जाती हैं तो इनका एक कांस्टेंट बना देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में, उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, पर ये गैसियस सिस्टम में होता है। ये गैसेस का प्रेशर लेके होता है और ये एक्वस और गैस को लेके होता है। ठीक है ना, ये बात क्लियर है? इन दोनों में एक रिलेशन जाना है हमने, Kp इज इक्वल टू KC RT। इक्विलिब्रियम इज डायनामिक और स्टैटिक? डायनामिक, दैट मींस इट ऑलवेज रिमेन इन। तो अभी तक तो कुछ डरावना हुआ ही नहीं, इक्विलिब्रियम में हुआ है नहीं। डायरेक्ट फॉर्मूलाज, और Kc का फॉर्मूला इज C टू द पावर C, D टू द पावर D, A टू द पावर A, B टू द पावर B। ये तो सबसे इजी चीज लगती है ना। डायनामिक का मतलब क्या हुआ इधर? किसका? डायनामिक का डायनामिक माने ऑलवेज इन मोशन, रुकती नहीं है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था इन फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट सर पार्ट शुरू करें। हाँ बोलो। सर जब इक्विलिब्रियम में कोई चीज आती है तो ये सारी चीजें कांस्टेंट हो जाती है या इनमें से एक हो जाती है कोई भी? इनमें से सारी हो जाती है, पर किसी भी एक को देखकर तुम बता सकते हो कि इक्विलिब्रियम में आए कि नहीं आए। सर अगर जैसे सब चीजें कांस्टेंट आ गई, तीनों की तीनों चीजें, लेकिन हम उनमें से टेम्परेचर जैसे बदल दें तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट हट जाएगी, उसका टाइम चेंज हो जाएगा मतलब? हाँ यही पढ़ेंगे अभी। ठीक है, ली चटले पेन सभी। ठीक है, सर हाँ बोलो।